हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर डेली आपके लिए हिंदी की एक कक्षा लेकर आती ही जरूर हूँ। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की बुक है क्षितिज भाग 2। इसका अध्याय है आपका दंतुरित मुस्कान और फसल। ये जो चैप्टर हमारे सामने है, इस चैप्टर में हमसे 2 कविताएं हमारे सामने हैं जिसे लिखा है नागार्जुन जी ने। तो पहली कविता जो है वो है यह दंतुरित मुस्कान। अब ये दंतुरित का मतलब क्या होता है? जब छोटा सा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा, जब ऐसा बच्चा जिसके दांत निकल रहे होते हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे से दांत निकलते हैं, तो वो छोटे से दांत उसके मुंह में मोतियों जैसे लगते हैं। पहले तो हम हमेशा उसको देखते आते हैं कि बिल्कुल उसके दांत नहीं है, लेकिन जब आते हैं दांत तो वो छोटे छोटे से, जब मसूड़ों से बाहर आते हैं तो हल्के हल्के से जैसे लगता है मोतियां बाहर आ रही हैं। और उस मुस्कान के साथ बच्चा जब हंसता है तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो उसी जो हमारे नागार्जुन जी हैं वो अक्सर बाहर रहते हैं और उनका खुद का बच्चा है ये। और जब वो हुआ था तब शायद उन्होंने देखा होगा, तो उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया तो अपने पिता से ही वो परिचित नहीं था। अब जब नागार्जुन जी ने उसको देखा तो बच्चा उनको पहचान भी नहीं पा रहा है, और जो है उसकी माँ उससे परिचय करा तो रही है, लेकिन अब कहते हैं ना, बच्चा जब तक पहचान नहीं पाता तब तक वो उनके किसी भी व्यक्ति के नजदीक नहीं, अपनापन नहीं हो, पहचान नहीं हो तो नजदीक नहीं जाता। तो ये बच्चा उनके नजदीक नहीं आ रहा, तो उसी अपने बच्चे को देखकर उन्होंने ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी है। दूसरी कविता है फसल। फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह स्वतः ही नहीं उठती है कि भाई खेत पड़ा हुआ है और अपने आप उग जाए, ऐसा नहीं होता। फसल को उगाने के लिए बहुतों की मेहनत लगती है, जिसमें हवा है, मिट्टी है, पानी है और सबसे महत्वपूर्ण है किसान। अगर ये ना हो तो एक फसल अपने अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। तो अगर हम बोलें कि एक फसल अपने आप उग सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें इन सभी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसी से परिचित हमें करा रहे हैं इस कविता में कि फसल एक्चुअल है क्या। तो ये दोनों ही कविताएं हम फटाफट इसमें वन शॉट में समझेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया, क्योंकि जब भी काव्य पंक्तियों में ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कविता जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड से आपको परिचित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये कैसे लिखी गई है या किस पे लिखी गई है या किन कंडीशंस में लिखी गई है, तो आप शायद उस कविता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हमने आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कविता को। सबसे पहले हम ले रहे हैं यह दंतुरित मुस्कान, पहली कविता है हमारा, और इसको हमने 4 काव्यांशों में बांट दिया है। पहला काव्यांश है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब वो बच्चे के लिए क्या कह रहे हैं? तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, अर्थात तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों सहित वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब देखिए ये चीज अतिशयोक्ति अलंकार में आ रहा है। कोई भी मृतक में जान नहीं डाल सकता, लेकिन यहाँ पर बात को बढ़ा बढ़ा चढ़ाकर उसकी मुस्कान की तारीफ को बढ़ा चढ़ाकर करते हुए बोला गया है कि जो व्यक्ति मृतक मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेस है, तो वो व्यक्ति अगर तुम्हारी मुस्कान को देख लेगा तो उसके अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा जान आ जाएगी। मतलब वो कहीं ना कहीं हद तक अपनी वो परेशानी, वो सब कुछ भूल जाएगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात। अब बच्चा क्या है, वो खेलता रहता है। अब बच्चा क्या मिट्टी है क्या धूल है उसे मतलब नहीं होता, तो वही बच्चा जो खेल रहा है तो उसके जो गाल हैं वो क्या, गात मतलब गाल, वो क्या है, मिट्टी से सने हुए हैं, धूल भरी हुई है सब, मतलब थोड़ा सा जो गंदा अस्त व्यस्त बच्चा हो जाता है ना, उस तरीके से था। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब अपने बच्चे को जब धूल से सना हुआ उन्होंने देखा
तो उन्होंने कल्पना करी कि एक तालाब में जब कमल का फूल खिलता है तो तालाब की सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा मेरे घर में जो धूल से सना हुआ है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा घर जो है वो तालाब है और यहाँ पर वो कमल का फूल खिला है, अर्थात वो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरे घर के अंदर आकर खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब बच्चे की मुस्कान की तारीफ करी, उसकी तारीफ करने के बाद उन्होंने देखा उसको कैसे मिट्टी से सना हुआ है, उसको कंपेयर किया कमल के साथ में। फिर अब वो बोल रहे हैं कि तुमने हो सकता है किसी ऐसे पत्थर को स्पर्श किया हो कि वो पिघल कर, जो पाषाण मतलब पत्थर है ना, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण अर्थात तुम्हारा ही स्पर्श और साथ पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जरूर कोई कठोर पाषाण जो है, पत्थर है, वो जल बन गया होगा। अब इसका ये तात्पर्य नहीं, इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हारे साथ रहकर जो लोग बहुत ही कठोर बिहेवियर के होते हैं, बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं, वो भी अपनी कठोरता को छोड़कर जो है वो तुम्हारी तरह ही चंचल हो जाते, पिघल कर शीतल हो जाते। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे के साथ तुरंत खेलने लगते हैं, आपने देखा होगा ना, छोटा सा बच्चा होगा, कुछ लोग तुरंत ही खेलने लगेंगे, कुछ लोगों को थोड़ी देर लगेगी उस बच्चे के साथ हिलने मिलने में, लेकिन कुछ लोग होंगे कि उसके पास आते ही नहीं है, मुंह बनाए इधर करे बैठे रहेंगे। तो उन लोगों को कठिन पाषाण कहा गया है, जो बहुत ही कठोर स्वभाव वाले होते हैं। तो तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देखकर तुम जब घुटने घुटने उनके पास पहुंचे तो तुम्हारा स्पर्श पाकर वो कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति भी एकदम जल बन गया होगा, अर्थात उसने अपने कठोर स्वभाव को छोड़ दिया होगा। अब इसकी व्याख्या देखिए, कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का आशय यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों और यहां तक कि बेजान व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यानी कि तुम्हारी मुस्कान, जो व्यक्ति बोलता है ना कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा, ऐसे कई लोग होते हैं जो डिप्रेस हो चुके होते हैं, तो वो मुस्कान देखकर क्या है, उनके अंदर भी जीने की इच्छा जाग जाती है। अगर कोई तुम्हारे इस छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठेंगे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठेंगे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठते हूं। कहने का आशय यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे से तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल समान खिल उठा हो, अर्थात प्रसन्न हो गया हो। तो देखिए, व्याख्या जब हम करते हैं ना, दो चीजें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक होता है भावार्थ, एक होती है व्याख्या। जब हम व्याख्या करते हैं तो कवि ने जो चीजें नहीं भी कही हैं, हमें उनको थोड़ा ऐड ऑन करके बढ़िया सुंदरीकरण करके तब लिखना होता है। भावार्थ, कवि ने जो चीजें लाइंस में कही है और उनके पीछे जो उनका भाव छिपा है, वो सारी चीजें हमें डायरेक्टली लिखनी पड़ती हैं। व्याख्या में ये सारी चीज, अब आप बोलोगे कि आपने हमें भावार्थ क्यों नहीं बताया, आप व्याख्या क्यों बता रहे हो। देखो, व्याख्या हम भावार्थ तो जैसे मैंने लाइन वाइज बताया आपको, और उसके पीछे के जो भाव थे आप एज इट इज लिख दोगे, वो पूरा हो जाएगा, सफिशिएंट है। लेकिन व्याख्या लिखने का तरीका थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं आपको इसकी व्याख्या बता रही हूं ताकि आप उसको आसानी से कर सको। फिर यहां देखिए क्या है, ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर ये कठोर चट्टानें पिघलकर जल बन गई हूं। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाले मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। समझ गए ना। तो जो कठोर हृदय है या कठोर स्वभाव का व्यक्ति है, वो भी पिघल जाता है, अपनी कठोरता को छोड़ देता है। अगला काव्यांश है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर।
अब क्या होता है, अब बच्चे की उन्होंने स्पर्श की बात करी कि किस तरीके से तुम्हारा परस पाकर जो है कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति भी कोमल हो जाते हैं। अब उसी तरीके से क्या कहते हैं, छू गया तुमसे ही कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। अब शेफालिका का फूल आप पहले समझो कि क्या होता है। आपने एक फूल देखा होगा, हल्का सा रेड में भी होता है, पिंक में भी होता है, व्हाइट में भी, वो कई कलर्स में आता है। उसके रेशे रेशे से होते हैं, उसको छुओ ना वो बहुत कोमल होता है, उसकी वो जो है ना तुरंत जैसे हम उसको छूते हैं वो झड़ने लगता है, वो फूल तुरंत टूट जाएगा। मतलब ज्यादा देर तक, मतलब जब तक खिला है आप उसको कोई टच नहीं करो तब तक। इवन उसको तितली के पैरों का भार या भौरे के जो पैरों के भार होते हैं उनको भी वो वहन नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर अगर कोई बैठेगा तो वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, फूल झड़ जाती है उसकी पतले पतले जो रेशे होते हैं। तो वही शेफालिका का फूल होता है। अब यहाँ कह रहे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था की बबूल। अर्थात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बांस या बांस तो आप जानते हो, और बबूल के कांटे कितने स्ट्रॉन्ग, कितने बड़े बड़े होते हैं, नुकीले से होते हैं। तो वही उन्होंने कहा कि तुम्हारा परस पाकर जिस तरीके से पत्थर भी पिघल जाता है, उसी तरीके से बांस के समान जो कठोर और बबूल के समान चुभने वाले जो व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो व्यक्तियों का स्वभाव होता है जो लोगों को तकलीफ पहुंचा। बांस का मतलब होता है जो दूसरों, भाई बांस बहुत मजबूत होता है, वो खुद उसको अगर पड़े तो वो टूटता नहीं है जल्दी, लेकिन जिसको पड़ती है वो बहुत तेज उसको दर्द होता है। तो वही चीज उन्होंने बताया कि बांस जो है वो दूसरों को चोट पहुंचाने वाला, और बबूल जो दूसरों को छिद्र कर देने वाले, ऐसे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उनको अगर तुम उनके साथ रहो या तुम उनको छू लो तो वो भी अपने बांस जैसे स्वभाव और बबूल जैसे स्वभाव को छोड़कर एक शेफालिका के फूल की तरह कोमलता को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी शेफालिका के फूल के मात्र हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब हमने जैसे कहा, कविता के शुरू में बताया था कि कवि हमारे जो हैं वो काफी लॉन्ग टाइम से वो बाहर थे, तो हमारे जो बच्चा है वो उनसे परिचित है, उनका ही पुत्र है लेकिन उनसे परिचित नहीं है। तो वही अब क्या है, वो लगातार, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार देखना, ठीक है, बिना हम पलक ना झपकाएं और लगातार देखते रहें। तो वही चीज है कि तो वो जो है लगातार बिना पलक झपकाए वो हमारे कवि की तरफ देख रहा है। तो वही कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए बिना पलक झपकाए तुम मुझे लगातार देख रहे हो। थक गए हो आंख लूं मैं फुए, अब जब तक मैं तुम्हें देखता रहूंगा तब तक तुम मुझे देखते रहोगे। बच्चे के अंदर ये होता है, जब तक आप देखते रहोगे, इवन हम लोग जैसे गाड़ियों से सफर भी करते हैं तो अगर सामने वाली गाड़ी में कोई बच्चा है, अगर हम उसको हाय हेलो करेंगे तो वो हमें तब तक देखता रहेगा जब तक हम उसको दिखाई देंगे। तो ये बच्चों के नेचर में होता है। तो वही चीज है कि जब तक हमारे कवि उसको देखते रहेंगे तब तक वो बच्चा जो है उनको देखता रहेगा लगातार। तो कह रहे हैं कि लगातार देखेगा तो वो थक जाएगा, इसीलिए मैं आंख फेर लेता हूं। कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। तो बांस और बबूल से हमने आपको बता दिया कि कैसे स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया है। तो यहाँ कवि के लिए कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में उनका कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और शुष्क होते हैं। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उनका मन अथवा स्वभाव भी पिघलकर शेफालिका के फूल की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता अर्थात कवि को देख रहा है, इस कारण कवि आगे उस बच्चे से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम अर्थात छोटा बच्चा मुझे अर्थात कवि अर्थात पिता को पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंख फेर लेगा, क्योंकि बच्चा थक जाएगा अगर पलक बिना झपकाए देखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बच्चे से उसके पास खड़ा होकर पूछता है कि तुम मुझे यह इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए लो मैं तुम पर से अपनी नजर स्वयं हटा देता हूं ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले।
अगला काव्यांश है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी मां ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम मां भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो अब क्या है, उनका जो बच्चा है वो उनको पहचान नहीं पा रहा है, तो उनका अभी नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन कम से कम तुम इतना सुंदर सा तोहफा मेरे जीवन में आया, इसके लिए वो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को धन्यवाद, यानी कि उस बच्चे की मां को भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। अब पहली बार मिले हैं, जब बच्चे के अंदर पहचान जगी है, तो अब जब पहली बार मिले तो बच्चा भी नहीं पहचान पा रहा है, पिता तो पहचानता ही है कि भाई ये मेरा पुत्र है, लेकिन वो बच्चा नहीं पहचान पा रहा है, तो शायद इनके नजदीक नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे क्या हुआ कि हम पहली बार परिचित नहीं हो सके, पहली बार मिले अगर हम परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी मां ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अब इन लाइनों के जरिए वो अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम्हारी मां अगर नहीं होती तो इतनी प्यारी सी मुस्कान को मैं बिल्कुल भी ना देख पाता, बिल्कुल भी ना जान पाता। क्योंकि एक बच्चे का अस्तित्व जो है इस दुनिया में एक मां की बदौलत आता है, तो वो उसके लिए अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य तुम मां भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो वो कहते हैं बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा मेरा, तुम्हारा धन्यवाद देता हूं और तुम्हारी मां का भी धन्यवाद देता हूं कि तुम दोनों, मैं तो चिर प्रवासी, हमेशा बाहर घूमता रहने वाला इधर से उधर, लेकिन तुम्हारी मां तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, मेरे जीवन में लेकर आई, और तुम आए मेरे जीवन में, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं तो हमेशा घूमता फिरता रहता हूं, उसमें मेरा सहयोग नहीं था। कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि मुझे पहचान भी ना पाए तो वह स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। बच्चा चाहे मेरा ही हो, अगर हम उससे दूर रहेंगे तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। एक मां ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी मां के माध्यम से आज मैं तुमसे मिल पाया हूं। तो मतलब अगर उन्होंने इस प्यारे बच्चे को जन्म न दिया होता तो शायद वो मिल न पाती। अगर तुम्हारी मां ने माध्यम बनकर मुझे तुमसे ना मिलाया होता, मैं तुम्हें नहीं जान पाता। तो जाहिर सी बात है, किसी भी बच्चे, जैसे अब मेरा ही बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे का परिचय दूसरे से तभी कराऊंगी ना कि जब मैं चाहूंगी। तो वही उसके लिए बोल रही है कि अगर तुम्हारी मां माध्यम ना बनी होती तो शायद मैं तुमसे मिल ना पाता। इसीलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी मां का आभारी हूं और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूं। अर्थात कवि इस बात के लिए उस बच्चे की मां अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उसके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कि मतलब उनके मां के जरिए ही वो मेरे जीवन में आए और मां ही माध्यम बनी कि मैं इतनी खूबसूरत मुस्कान को जान और समझ पाया। तुम्हारी मां अर्थात कवि की पत्नी ने उन्हें बताया कि वह बच्चा उनकी ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती मुस्कान को भी नहीं जान पाता। कवि आगे कहते हैं कि मैं सदा घर से बाहर यानी अन्य प्रदेश या अन्य जगह रहता हूं और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूं। अर्थात कवि को उस बच्चे के लिए एक अजनबी परदेशी है, इसीलिए वह खूब समझता है कि उससे उस बच्चे की जान पहचान नहीं है। तो देखा ना आपने, अभी जो मैंने लाइन दर लाइन समझाया वो और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, व्याख्या में यही फर्क होता है। हम व्याख्या में थोड़ा सा स्टोरी नुमा बना देते हैं, लेकिन भावार्थ में हम लाइन टू लाइन चलते हैं, है ना। आगे है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपक, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अब ये अतिथि भाई हमेशा तो बाहर रहते हैं,
आप कभी कदार घर आते हैं तो वो अपने आप को अतिथि मानते हैं, क्योंकि भाई अतिथि तो कभी कदार ही घर आते हैं, तो वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम अतिथि हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो प्रिय किसके लिए इस्तेमाल किया है, उस प्यारे से बच्चे के लिए, कि ये जो अतिथि अर्थात मैं हूं, इससे तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अतिथि हूं, मैं कभी यहाँ रहता ही नहीं, आता जाता रहता हूं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ ही जो है वो सबसे प्रिय रही, क्योंकि जो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ दिनों बाद उसे मधुपर्क कराया जाता है, अर्थात शहद जटाया जाता है, तो वो सारा काम जो है तुम्हारी माँ ने किया है। अब माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, क्योंकि मैं तो साथ रहा नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए अनजान हूं, लेकिन तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वो तुम्हारे सबसे करीब रही है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब कनखियां मारना क्या होता है, देखिए जैसे हम ऐसे खड़े हैं और हम आपको सामने देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे खड़े नहीं, लेकिन हम तिरछे निगाह से ऐसे करके देखें, जो मेरी उंगली है ये देखो हमारे साइड में है, तो हम इसको ऐसे करके देखें, तो कनखी होता है मतलब कान के पास से इधर निगाह देखना, ये कान होता है ना, तो इसको कनपटी बोलते हैं, कान के पास का जो एरिया है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कनपटी। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं कनखी मारकर देखना। तो जैसे अब बच्चा है, अब हम बार बार उसको लगातार देख रहे हैं, तो वो सीधा नहीं देख के ऐसे तिरछा करके देखेगा, तो वो तिरछा कनखी होके देख रहा है। और होती जबकि आंखें चार, अब वो मुझे कनखी मार के देख रहा है, लेकिन तब भी जो है मैं उसको घूर के देखता हूं और हम दोनों की आंखें आपस में मिल जाती है, यानी कि कवि की और बच्चे की। तब तुम्हारी दंतुरत मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, और जैसे ही हम दोनों की आंखें मिलती तुम मुस्कुरा देते, और तुम्हारी वो प्यारी सी दंतुरत मुस्कान मेरे मन को मोह लेती, इतनी प्यारी मुझे लगती। कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण वे ना तो अपनी पत्नी से मिल पाए और ना ही अपने बच्चे से। इसीलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, अर्थात मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूं। यह तो तुम्हारी मां है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चढ़ाती आ रही, अर्थात तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही, मतलब माँ ने ही उनका सब कुछ किया, वही उनके सबसे नजदीक रही, प्यार दिया। तो बच्चा भी ज्यादातर अपने माँ से ही करीब रहता है, क्योंकि माँ उसके लिए सब कुछ करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी माँ की उंगलियां चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है, यानी कि ऐसा अमृत, पंचामृत क्या होता है, 5 अमृतों का समूह होता है, तो वो तुम उनकी उंगलियां चाटते हो जैसे लगता है तुम अमृत चाट रहे हो। इस बीच वह बच्चा तिरछी निगाह से कवि को देखता है, तब कवि उसकी इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी निगाह से मुझे देखकर अपना मुंह फेरते हो, यानी कि वो बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उसे लग रहा है हम सामने से देखेंगे तो हमें डायरेक्टली देख लेंगे, तो वो तिरछी निगाहों से देख रहा है। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती हैं, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूं। तो जब नजरें मिलती हैं तो वो मुस्कुरा देता है और हमारे कवि उस पर मुग्ध हो जाते हैं। तो पहली कविता आपने देख ली, हमने आपको समझा दी, लाइन वाइज भी समझाया और उसकी व्याख्याएं समझाई। अब चलिए आ जाते हैं, हमारी दूसरी कविता है फसल। कविता छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत वृहत है, मतलब डीप है। हम सबकी बेसिक नीड जो है फूड, उसके महत्व को यहां पर समझाया गया है फसल को। काव्यांश पहला है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब फसल क्या है, आप ये बोलो कि फसल जो है हमने बीज बो दिया, पानी डाल दिया, हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत चीजों की, बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी चीजों का जो है
वो एक कंबाइंड मेहनत होती है, जिसमें उन्होंने बोला ना, एक के नहीं दो के नहीं, अर्थात अब यहां पे किसी एक खेत की बात नहीं हो रही। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अब इसे कृषि प्रधान क्यों कहा जाता है ये भी आप समझिए कि हमारे यहाँ जैसे जितनी भी जनता है उसका 80 to 85% लोग जो हैं वो फार्मिंग करते हैं, अर्थात खेती का काम करते हैं। तो मोस्टली पॉपुलेशन का जो है काम वो फार्मिंग होने के कारण इसे कृषि प्रधान देश कहा गया है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग है। तो वही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक खेत नहीं है, यहाँ बहुत सारे खेत हैं और इन सारे खेतों में ना जाने कौन कौन सी नदियों का पानी पड़ता है ना। अब जैसे आप आइए, गंगा नदी के पास के जो खेत होंगे उनमें गंगा नदी का पानी पड़ेगा, यमुना नदी के पास जो है यमुना नदी का पानी पड़ेगा, नर्मदा के पास जो खेत होंगे नर्मदा नदी का पानी पड़ेगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है वहां ब्रह्मपुत्र का पानी पड़ेगा, जहां शिप्रा नदी बह रही है वहां शिप्रा का पानी। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं ना, तो वो जिस भी एरिया से निकलती हैं उस एरिया के खेतों में उस नदी का पानी पड़ता है। तो वही उन्होंने यहां समझाया, किसी एक नदी का पानी नहीं पड़ता, दो नदी का पानी नहीं पड़ता, हमारे क्या है, ढेर सारी नदियों का पानी, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है ये फसल। क्योंकि अब आप देखिए, हम अगर यहां पर मान लीजिए अपने घर में बैठे कोई खाना खा रहे हैं, उसमें से जो हम चावल खा रहे हैं हम ये बोले कि हमारे ही शहर का है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा चावल आप पश्चिम बंगाल से भी आ सकता है, आपका बिहार से भी आ सकता है, आपका साउथ से भी आ सकता है। तो चावल जो है, अब आप ये बोलो कि नहीं हम नर्मदा नदी की ही नदी के पानी का चावल खा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो कहा जा रहा है कि हम अनाज जब इतने वृहत रूप में उगाते हैं तो पूरे भारत में उसको सप्लाई करते हैं, तो वो खाली एक नदी में नहीं है। अब हम मान लीजिए गेहूं हम क्या कहते हैं जो खा रहे हैं वो गंगा नदी का है, चावल जो खा रहे हैं वो यमुना नदी के पानी का है, और अगर हम मान लीजिए अनाज मक्का खा रहे हैं तो मक्का जो है वो क्या कहते हैं शिप्रा नदी के पानी का है। तो हम एक साथ एक नदी के पानी का तो अनाज खा नहीं रहे हैं। तो वही उन्होंने बोला, एक दो नदी नहीं, ढेर सारी नदियों की पानी का जादू है जो इतनी अच्छी फसल उगती है। उसी तरीके से एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों का स्पर्श है। अब क्या पर है, अब ये जो किसान है ये मेहनत करते हैं खेत पर और उनकी मेहनत का ही फलस्वरूप हमको ये मिलता है। क्या मिलता है? फसल मिलती है। अगर ये बोलो कि अनाज डाल दिया और खेती हो जाएगी तो ये तो होता नहीं है, तो वो उन्हीं के जरिए होता है। तो यहां पर एक दो लाख नहीं, कोटि कोटि मतलब करोड़ों हाथों का जादू है जो इस फसल को उगाता है। फिर वही एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का। अब इतना सारा अनाज एक ही खेत में तो उगता नहीं है, कितने, अब अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टी होती है, सबकी अपनी पौष्टिकता होती है, सबका अपना टेस्ट होता है। आप चले जाइए कहीं पर भी, हर जगह का खाना, आप एक ही चीज को अगर कई जगह खाओगे तो हर जगह उस अनाज का टेस्ट अलग अलग होगा। तो वही चीज उन्होंने बताया कि एक दो खेत का नहीं, हम यहां पर हजार हजार खेतों की मिट्टी से उगा हुई फसल खाते हैं। तो फसल क्या है? बहुत सारी नदियां, बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे लोगों के हाथों का जो है वो स्पर्श पाकर ये फसल तैयार होती है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, उनको समय समय पर खाद पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों में लहलहाती है। तो वही चीज है, अगर वो मेहनत नहीं करें, उसकी देखभाल नहीं करें तो फसल तो हमें मिलेगी नहीं ना। कुछ अनाज मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं।
और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे देखिए, कोई स्टेट है, कहीं स्टेट में चावल बहुत होता है, किसी स्टेट में गेहूं बहुत होता है, किसी स्टेट में तिलहन बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में दलहन बहुत ज्यादा। अब ये तिलहन दलहन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो ऑयल निकलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तिल है, सरसों है, तो इनको सबको तिलहन कहा जाता है। और दलहन यानी कि दालें जो होती हैं, चना दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, ये सब। तो ये सब के लिए अलग अलग वेदर की जरूरत है, अलग अलग मिट्टी की जरूरत है। मान लीजिए जैसे टी है, चाय है, तो चाय हमेशा क्या है, आप पहाड़ों पर टी स्टेट्स देखोगे, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट वेदर की जरूरत होती है। उसी तरह गेहूं है, वो आपको ऐसा वेदर चाहिए, थोड़ा हार्ड वेदर चाहिए। चावल के लिए ऐसा चाहिए जहां पानी ज्यादा हो। तो वही चीज उन्होंने बताया कि इतने सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, इनमें अलग अलग कंडीशन, वेदर कंडीशन होती है, जिनकी वजह से अलग अलग अनाज हमें अच्छे तरह से मिलता है। काव्यांश आगे का है, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब वो बोलते हैं कि एक्चुअल में फसल क्या है। हमने बताया ना कि फसल कैसे हो रही है, नदियों का जो अलग अलग नदियों का जो पोषक तत्व मिल रहा है, मिट्टी के जो गुणधर्म मिल रहे हैं, जो इतने सारे हजारों हाथ उनकी देखभाल कर रहे हैं, इन सभी से तैयार होकर फसल तैयार होती है। फिर जो फसल तैयार हुई उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहा जाता है, उन्होंने यहां पर प्रश्न पूछा, फसल क्या है? फसल और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। क्योंकि कहते हैं ना, जो हम अनाज खाते हैं वो हमारा शरीर मजबूत बनाता है, तो वो मजबूती हमें क्या, उन नदियों के पानी के जादू से मिल रही है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, बहुत सारे लोगों के खून पसीने की मेहनत है, उनकी दुआएं हैं जो हमारे शरीर को लगती हैं। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, जिस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं घर में आ जाए, अरे गंदा है, बहुत खराब है, हटाओ यार, गंदगी हो गई, उस मिट्टी का ही गुणधर्म जो है उस अनाज के रूप में हम खाते हैं, और जो हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, वो फसल के अंदर जो अनाज फूटता है वो सूरज की किरणें। अब मान लीजिए अगर सूरज नहीं उगे तो वो पकती नहीं है, फसल खराब हो जाती है। तो वो जो सूरज की किरणें हैं वो उस अनाज के रूप में रूपांतरित होकर हमारे शरीर में जब उसको खाते हैं तो हमको ऊर्जा देती है। वो किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन है। अब हवा जब उसको लगती है तो कैसे जो है वो फसल थिरकती है, नाचती है ना। तो वही चीज उन्होंने बताई कि वो थिरकती हुई हवा है, हवा जो है उसको थिरकाती है और वो इतना अच्छा स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो यहां पर हमारी जो ये पंक्तियां थी खत्म हुई, लेकिन अभी ये व्याख्याएं बाकी हैं। देखिए क्या है, उपरोक्त पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा फल के रूप में निर्मित होता है। फल निकलता है ना, तो वो उनके रूप में निर्मित होता है। भूरी काली व खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो भाई खाना बनेगा, आगे बढ़ेगा। जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा की भावों के साथ पैरों को उठाते गिराते और हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। तो किस तरीके, अब खाली अगर सूरज की बहुत तेज तपिश होगी तो कभी कभी फसलें खराब भी हो जाती है। हवा जब चलती है तो उस गर्माहट को, ताप को कम करती है। तो ये सूरज, जब देखिए सूरज अगर निकलेगा और जिस दिन हवा ना चले कितनी गर्म हो जाती है, लेकिन अगर सूरज निकला है और हवा भी चल रही है तो आपको थोड़ा प्लेजेंट वेदर लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हम उसको बर्दाश्त कर पाते हैं उस गर्मी को। तो वही चीज फसल के साथ भी होती है।
तो ये दोनों ही कविताएं हमने आपको अच्छे से समझा दी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए, ताकि हम समझ सके कि कहीं कोई परेशानी अगर आपको हो रही है तो हम उस पर काम करेंगे। और रही बात कि आपको अगर कहीं पर ऐसी कोई चीज है जो आपको डिमांड है कि नहीं मैम आप ये करा दीजिए या कुछ है, तो वो भी आप ड्रॉप करिए। बहुत सारे मैसेजेस क्लास 10th कोर्स बी के लिए भी आ रहे हैं, तो वो भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे। कोर्स ए हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है हम कोर्स बी भी शुरू कर रहे हैं, और ये प्रॉमिस है कि एग्जाम से पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। तो अब ये चैप्टर तो हमने खत्म कर दिया। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।